हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर आई हूँ, और जिसमें ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों ही क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट तो छोटा सा ही है, और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं रेगुलर जो है वो नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है। अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वो तो आपको ही पता है, वायरल के बाद एकदम से आदमी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है छोटे मोटे एक छोटा सा ही एक सेशन जो है वो बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 8। और ज़्यादा दिन तक मैं आप लोगों से दूर रहूँगी तो भूल जाओगे आप, फिर दोबारा से मुझे जो है फिर आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा मैं कौन हूँ, है ना। तो प्रैक्टिस सेट 8 लिटरेचर एंड ग्रामर क्वेश्चंस हैं। और भाई ऐसा है, देखिए अभी कोई डेट तो डिसाइड नहीं हुई है कि कब जो है वो पेपर होगा। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पेड बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और भाई देखिए, तैयारी यूट्यूब से भी होती है, मगर उसमें सब बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी होती है। तैयारी पेड बैच से भी होती है, मेहनत उसमें भी आपको करनी होती है, लेकिन हाँ उसमें सब कुछ चीज़ आपको रेडीमेड जो है वो मिल जाती है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशंस दे कैन कॉल अस ऑन 7895937338। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिकल बैलेड्स इज नॉट ट्रू। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिरिकल बैलेड्स जो है उससे माना जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। लिरिकल बैलेड्स जो कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का एक कंबाइंड एफर्ट था, और लिरिकल बैलेड 1798 में आया था। अब इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। Wordsworth took the idea of his poetic theory for his preface to the lyrical ballads from Biographia Literaria of Coleridge. It carried a preface which Wordsworth added in 1800. It also carried pastoral and other poems. तो हम एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है, इट कैरिड ओनली वन बैलेड प्रॉपर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो इसकी पहली पोयम है, ये कॉलरिज के द्वारा लिखी हुई है, और ये एक बिल्कुल प्रॉपर बैलेड है, जिसमें कहानी कहती हुई पोयम है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। वर्ड्स इट कैरीड अ प्रीफेस, बिल्कुल इसमें प्रीफेस जो है वो वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था 1800 में, और इसमें पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा पॉइंट गलत है? वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी बायोग्राफिया लिटरेरिया से बिल्कुल भी नहीं ली है। तो वर्ड्स, क्योंकि बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है, और कॉलरिज की थ्योरी से उन्होंने कोई थ्योरी जो है वो नहीं ली है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो इसका ये सेकेंड वाला पॉइंट गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप देखिए, अ पेस्टिश इज अ मिक्सचर ऑफ थीम्स, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स और सब्जेक्ट बोरोड फ्रॉम अदर वर्क्स. इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पैरोडी बिकॉज नॉट एवरी पैरोडी इज पेस्टिश. अ पेस्टिश इज ऑल्सो नोन एज अ पर्पल पैच. अ पेस्टिश इज गिवन टू एन एलिवेटेड स्टाइल, स्पेशली इन इट्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. सबसे पहले मैं आपको बताऊं पेस्टिश होता क्या है। पेस्टिश का मतलब होता है, चाहे लिटरेचर में, सॉन्ग्स में, आर्ट्स में, अपने से होने वाला जो प्रीवियस वर्क है उसको मॉडल मान के उसे कॉपी करना, तो उसे एक पेस्टिश कहा जाता है। तो ये किसी भी उसमें करा जा सकता है, ये आर्किटेक्चर में किया जा सकता है, ये लिटरेचर में किया जा सकता है, सॉन्ग में किया जा सकता है, म्यूज़िक में किया जा सकता है, किसी में भी किया जा सकता है। और इसमें जो होता है, अपने से पहले आने वाले जो वर्क है उसे मॉडल मान कर कॉपी किया जाता है, तो ये पेस्टिश है। तो इसका ये पहला वाला पॉइंट जो है कि अ पेस्टिश इज अ मिक्सचर ऑफ थीम्स, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स बोरोड फ्रॉम अदर वर्क्स, बिल्कुल सही है। ये पैरोडी से अलग है। पैरोडी जो होती है, हर पैरोडी पेस्टिश बिल्कुल भी नहीं होती। पैरोडी कई बार सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए और उसके लिए होती है, तो हर पैरोडी पेस्टिश नहीं होती। तो ये भी बिल्कुल सही है। पेस्टिश को पर्पल पैच भी कहते हैं? नहीं, पर्पल पैच का मतलब होता है वेयर सो मेनी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर, दैट इज नोन एज पर्पल पैच। तो पर्पल पैच से इसका कोई लेना देना नहीं है। पेस्टिश इज गिवन एन एलिवेटेड स्टाइल, जी नहीं, एलिवेटेड स्टाइल नहीं है, वो बैरक होता है। जो एक एलिवेटेड स्टाइल होता है वो बैरक होता है। तो पेस्टिश जो होता है वो एलिवेटेड स्टाइल भी नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स गलत हैं, ऊपर के दो पॉइंट्स सही हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली फोर्थ इज करेक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पेस्टिश जो है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स जो हैं वो इसके बिल्कुल सही है।
Now the next question is, in Paradise Lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib in Adam's side? Paradise Lost जो कि एक सेकेंडरी एपिक है, मिल्टन का सबसे महानतम वर्क है पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट में अपने एडम ही अपनी रिब से ईव के बनने की कहानी जो है वो बताते हैं. तो इसमें आंसर है एडम. दैट इज एडम. Identify the incorrect statement. Peripeteia is reversal of fortune from bad to good or from low to high. ये उल्टा हो गया है. From good to bad. ये जिस बुक में से लिया उसमें भी गलत था, मैंने देख लिया था. From high to low. एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के हिसाब से पेरिपीटिया जो होता है इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अच्छे से बुरा और हाई से लो पे पहुंच जाना. रिवर्सल 365 डिग्री पर फॉर्च्यून का बदल जाना, दैट इज नोन एज पेरिपीटिया. एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है जो चीज़ पहले नहीं पता था, कि इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जाना, कि किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी उस चीज़ की जानकारी मिलना, दैट इज एनाग्नोरिसिस. हेमर्शिया मतलब होता है फेटल फ्लॉ, यानी कि हीरो के अंदर एक वैसे तो एरर इन जजमेंट होता है, हीरो एक गलती करता है जिस वजह से उसका पेरिपीटिया जो है वो होता है, तो दैट एक फ्लॉ होता है, एक कमी होती है, दैट इज नोन एज हेमर्शिया. तो ये 3 पॉइंट्स तो सही है. पेरिपीटिया एंड एनाग्नोरिसिस इंप्लाई इग्नोरेंस एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ रिस्पेक्टिवली. नहीं, क्योंकि पेरिपीटिया का मतलब ही होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, तो ये वाला पॉइंट इसका गलत है, ये है इसका गलत. क्योंकि पेरिपीटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. जब एक हीरो जो है ऊंचाई से नीचाई पे एकदम मतलब ऊपर से नीचे आकर गिरता है, जब उसकी गलती की हेमर्शिया की वजह से और उसको रियलाइजेशन होता है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत किया, और उसके बाद ही उसका फॉर्च्यून जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अच्छे से बुरा हो जाता है, दैट इज नोन एज पेरिपीटिया. Which device has been used in the line success is counted sweetest by those who never succeed? ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि सक्सेस की कीमत वो बता सकता है जिसने कभी सक्सेस को चखा ही नहीं. तो ये पैराडॉक्स है. जैसे पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जिसमें एक सत्य छुपा रहता है. तो कौन वो व्यक्ति जिसको हमेशा सक्सेस मिलता हुआ आए, वो सक्सेस उसको एक बार और मिल जाए तो वो थोड़ी ना उसको बता सकता है कि सक्सेस क्या होता है. जिसने कभी ज़िंदगी में सक्सेस को देखा ही नहीं, वही तो बता सकता है कि जब उसको सक्सेस एक बार मिले तो वही तो बता सकता है कि सक्सेस कितना मीठा होता है. तो बात ये है कि जो चीज़ कि जैसे कहते हैं ना कि जो भगवान को नहीं मानता वो सबसे बड़ा भगवान को मानने वाला होता है. ये पैराडॉक्स है, क्योंकि जो भगवान को मानता है वो भगवान को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जो भगवान को नहीं मानता वो हर जगह भगवान को प्रूव करने की कोशिश करेगा भगवान नहीं होते, और जो मानने वाले से कहीं ज़्यादा वो भगवान का नाम लेगा. तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है पैराडॉक्स, जिसमें एक विरोधाभासी स्टेटमेंट होता है मगर उसमें एक सच्चाई छिपी रहती है. तो ये इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पैराडॉक्स. तो द आंसर इज पैराडॉक्स. Which of the following is not a dramatic monologue? Dramatic monologue का मतलब होता है कि there is an imaginary speaker speaking to imaginary listener, तो उसे dramatic monologue कहा जाता है. यूलिसिस विक्टोरियन एज में बहुत अच्छा यूज़ किया गया था dramatic monologues का. ब्राउनिंग को चैम्पियन कहा जाता है dramatic monologues का. यूलिसिस टेनिसन के द्वारा dramatic monologue है. फ्रा लिप्पी भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इंटीरियर मोनोलॉग चलता है, सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है. लेकिन डवर बीच जो है वो दैट इज नॉट, ये तो एक एलिजी है ऑन द लॉस ऑफ फेथ. Will you give up your Indian empire or your Shakespeare, you English? Never have had any Indian empire or never have had any Shakespeare who wrote these famous lines. ये टॉमस कार्लाइल जो कि एक विक्टोरियन राइटर्स थे, उनकी वर्क है ऑन हीरोज हीरो वर्शिप, उसमें उन्होंने जो है ये लाइन बोली है कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर यू इंग्लिश, क्या देना पसंद करोगे, अपना एम्पायर या शेक्सपियर देना पसंद करोगे. ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप कार्लाइल की बुक है, उसमें उन्होंने ये कोट जो है वो कहा है. द लाइन द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे की है, जिसमें उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ
नेचर के प्रति अपने लव को जो है वो बताया है। तो ये टिंटन एबे की लाइन है, दैट इज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोएम्स। कंपेनियन पोएम का मतलब होता है कि जो पोएम्स एक साथ लिखी गई थी, तो वो हैं अलीग्रो एंड अल पेंसिरोसो। ये मिल्टन की पोएम्स हैं जो उन्होंने होटन पीरियड में लिखी हैं, अलीग्रो एंड पेंसिरोसो। Now the next question is Milton is regarded as the last Elizabethan or belated Elizabethan क्यों? मिल्टन ने अपने वर्क्स में रिफॉर्मेशन को बताया है। जैसे उन्होंने ऑफ एजुकेशन लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए। इसके साथ ही मिल्टन ने अपने वर्क में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाया है, इसीलिए मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन या लास्ट एलिजाबेथन कहा जाता है। तो ये है दैट इज ही शेयर्ड द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस विच इंक्लूड्स ह्यूमनिस्टिक स्टडीज एंड द रिफॉर्मेशन। इसीलिए इसका आंसर है दैट्स बी, ही शेयर्ड द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस, क्योंकि रेनेसांस का मतलब था कि फोकस जो है वो थियोलॉजी पे नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स पे होना चाहिए। मैन इज द फोकल पॉइंट ऑफ स्टडीज, और उसके अलावा उन्होंने रिफॉर्मेशन पे भी बल दिया। रिफॉर्मेशन नॉट ओनली इन एजुकेशन फील्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट ही ऑल्सो वॉइस्ड फॉर द रिफॉर्मेशन इन चर्चेस। A pattern of accented and unaccented syllable in lines of poetry is known as। accent का सिंबल होता है, accent का ये और unaccented का ये और ये इस तरीके से इसे कहते क्या है, that is known as meter। इसे मीटर कहा जाता है। आयम्बिक, ट्रोचेक, ये सारे जो होते हैं ये मीटर्स होते हैं। तो पैटर्न ऑफ एक्सेंट, कहाँ आवाज़ उठती है कहाँ आवाज़ गिरती है, दैट इज नोन एज मीटर। Which of the following Whig quarterly founded in 1802 is notorious for its biting attack on Wordsworth, Coleridge and other Lake poets? ये जो मैगजीन्स थी, जो एक एक्चुअली इनका एक ही ध्येय था कि रोमांटिक पोएट्स पर और इन पर जो है वो व्यंग करना। तो ये मैगजीन का नाम क्या था? दैट वाज द एडिनबर्ग रिव्यू। द मैगजीन वाज द एडिनबर्ग रिव्यू। Which of the following sentences is wrong या incorrect होना चाहिए वैसे क्वेश्चन में। Which of the following sentences is incorrect? तो इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है वो देखते हैं। द स्टूडेंट्स टुगेदर विद द टीचर आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसके हिसाब से लगाएंगे तो वर्ब हमारा बिल्कुल सही है। द सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। जॉनसन टुगेदर विद द टीचर्स इज प्लेइंग फुटबॉल, बात यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जॉनसन है तो इसके साथ आ रहा है, ये भी सही है। जॉनसन टुगेदर विद द टीचर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, अब टुगेदर विद के हिसाब से जॉनसन आ रहा है तो यहाँ पर जो है आर की जगह इज होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा आंसर है सी। स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इन्हीं दोनों में देखते हैं, क्योंकि भाई ये जो है पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है और पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस यूज करते हैं। 2 hours इज अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताई जा रही है इसलिए लगाएंगे फॉर। द फ्रेजल वर्ब टू पुट अप विद मीन्स, टू पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कैनॉट पुट अप विद हिज एक्सेंट्रिसिटीज, तो किसी चीज को बर्दाश्त करने को बोला जाता है पुट अप विद, दैट इज टू टॉलरेट। What does it matter most is the quality of the goods that we require। पहले ये देखिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या लगे, जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो यहाँ आएगा व्हाट मैटर्स मोस्ट। व्हाट मैटर्स, ये यहाँ पर ये यूज जो नाउन क्लॉज यूज हो रहा है सब्जेक्ट टू द वर्ब, तो यहाँ पर आएगा व्हाट मैटर्स मोस्ट।
द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ लायंस क्लब। किसी की गाइडेंस में अगर कोई काम होता है, किसी की पेट्रोनेज में, गाइडेंस में, तो उसमें वर्ड यूज किया जाता है ऑस्पाइसेस। द वर्क विल बी डन अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो किसी की पेट्रोनेज और गाइडेंस में कोई काम किया जाता है तो ऑस्पाइसेस का यूज किया जाता है। He had a good sleep after he has had a heavy lunch। यहाँ कई सारे लोग कंफ्यूज आते हैं। अगर आफ्टर आ रहा है, जो काम पहले हो गया उसके साथ लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट। जो काम पहले हो गया उसके लिए लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए लगाएंगे पास्ट इंडेफिनेट। तो आप देखिए, पहले जो है वो लंच किया फिर सोए, तो जो काम पहले ख़त्म हो गया दैट इज़ लंच लेना, वो पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनेट में। तो आप यहाँ देखिए, ही हैड अ गुड स्लीप, ये हैड जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये आ रहा है आफ्टर ही हैज़ हैड अ हैवी लंच, तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा। आफ्टर ही हैड, यहाँ हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ आएगा आफ्टर ही हैड अ हैवी लंच। देखिए, हैज़ और हैव ये, और इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड ही होती है। ठीक है जी। नॉट विथ स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, कि मेहनत करने के बावजूद वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस पे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है दो प्रिंसिपल क्लॉजेस जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। अब आप इसमें देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको किस में दिख रहा है? ही डिड नॉट सक्सीड डिस्पाइट हिज हार्ड वर्किंग। पहली बात, दो क्लॉजेस बनाने हैं। यहाँ क्लॉज है ही नहीं क्योंकि डिस्पाइट आ गया, प्रीपोजिशन का यूज हो गया, और यहाँ पर कोई और फाइनाइट वर्ब नहीं आया। दो हार्ड वर्किंग यहाँ भी नहीं आया। ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। अब आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये दो वर्ब्स आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है। ये प्रिंसिपल, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो यही आपका होगा दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू। जब कभी एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो उसको मीनिंग को बिना चेंज करे बनाते हैं और मेन सेंटेंस को बनाते हैं, क्लॉज को नहीं छेड़ते हैं। तो आप देखिए, आई वॉज डाउटफुल, आई वॉज नॉट श्योर। आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू, तो सेंटेंस को में नॉट लगाकर और उसका एक जो एंटोनिम है वो लगा देते हैं और उससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। रवि इज मैरिड टू अ कज़न ऑफ माइन। यहाँ पर मैरिड के साथ टू लगाएंगे, यहाँ पर रवि इज मैरिड टू अ कज़न ऑफ माइन। अब इसके बारे में आप लोग, एक चीज़ है, आप लोगों ने एक इसके कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताती हूँ। हालांकि ये अब तो हर जगह पे इसमें इतना वो नहीं होता है, मगर आप लोगों में से सभी के पास एसपी बख्शी की बुक ज़रूर होगी और उनमें से ही मैं आपको इसमें बताती हूँ। 1 मिनट का मुझे ज़रा समय दीजिएगा। देखिए, ये मैं आपको इसमें से ही बता रही हूँ, मेरे हाथ में एसपी बख्शी जो है उनकी बुक है, और ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है दैट इज, देखिए अगर यहाँ हम मैरिड टू लगाते हैं तो यहाँ मैरिड टू जो है इसमें इन्होंने लिखा हुआ अ वुमन, और अगर हम यहाँ पर लगाते हैं मैरिड विद तो लगाते हैं यहाँ पर अ मैन। यानी कि अगर लड़के का नाम पहले और लड़की का नाम बाद में आए तो मैरिड टू लगाते हैं, और लड़के का नाम जो है, लड़की का नाम पहले और लड़की का नाम पहले लड़के का बाद में आए तो विद लगाते हैं। अब यहाँ लड़के का नाम पहले है तो इसीलिए यहाँ पर हमने लगाया है टू, तो मैरिड टू अ वुमन, मैरिड विद अ मैन। इन द सेंटेंस द गेम इज ऑन, ऑन इज, सेंटेंस में गेम इज ऑन में ऑन क्या है? गेम इज ये बता रहा है चल रहा है, ठीक है, तो गेम इज गोइंग ऑन। ये जब
किसी उस पे प्रेपोजिशन, अगर ये प्रेपोजिशन नहीं है, अगर ये प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आता। अब ये पोजीशन बता रहा है और जो है उस पे बता गेम कैसा है, चल रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो गेम इज ऑन। तो ये बता रहा है ये गेम इज ऑन में जो ये ऑन पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन या जो है आपको इसमें एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन या जेरेंड आता है इसमें। तो ये है आपका, दैट इज एडवर्ब। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट इन दिस सेंटेंस वर इज। देखिए कंडीशनल्स में एक मूड होता है सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड का मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंट में कोई काल्पनिक इच्छा करते हैं तो उस विश को बताने के लिए हम जो मूड यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सबजंक्टिव। ठीक है, मूड, हाउ अ वर्ब वर्क्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो एडवर्ब। इनमें से ये देखना है इनमें से कौन से सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है। अब आप अगर ये बेस्ट सोच रहे हो ये एडजेक्टिव है, तो नहीं जी, एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ही बिहेव्स हाउ, हाउ का जवाब दे रहा है बेस्ट। ही बिहेव्स बेस्ट इन हिज क्लास, तो यहाँ बेस्ट एडवर्ब है। शी सिंग्स हाउ, तो यहाँ वेल है। इनफ, वैसे इनफ भी एडवर्ब है। ही इज अ माइजरली बॉय, बॉय इज अ नाउन एंड माइजरली इज एन एडजेक्टिव। अगर होता दिस बॉय बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर तो वो एडवर्ब हो जाता। द पेशेंट इज मच बेटर, द पेशेंट इज मच बेटर, द पेशेंट इज हाउ, दैट इज मच बेटर। तो बेटर इसकी क्वालिटी को बता रहा है लेकिन उसको जो मॉडिफाई कर रहा है वो मच कर रहा है, तो दैट इज एडवर्ब। अब इन तीनों सेंटेंसेस में एडवर्ब है, केवल किस में नहीं है, बीच वाले में, क्योंकि माइजरली इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट एन एडवर्ब। द हीरोइक ट्रेजेडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये इसमें बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि इट वॉज जॉन ड्राइडन हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक ट्रेजेडी। नहीं, हीरोइक ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करा था सर विलियम डेवनेंट ने अपने वर्क द सीज ऑफ द रोड्स से। सीज ऑफ रोड्स से उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसे फेमस बनाया है ड्राइडन ने, सर विलियम डेवनेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, who criticized Paradise Lost for its lack of human interest। Paradise Lost की जो बुराई करी है कि भाई इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट नहीं है, इट्स वेरी मतलब बहुत उनके हिसाब से मोनोटनस है, तो ये कहा है और कोई नहीं कह सकते, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा दिया गया कथन है। माई ओपिनियन शी शुड हैव रिजाइंड अर्लियर। जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन जब खुद अपना नजरिया रखते हैं तो बोलते हैं इन माई ओपिनियन। दैट इज इन माई ओपिनियन। The police questioned me dash what I had seen। The police questioned me जिस बारे में, क्वेश्चन मी अबाउट, के बारे में, व्हाट आई हैड सीन, तो यहां पे प्रेपोजिशन लगेगा, दैट इज अबाउट। शी हैड नो आइडिया दैट आई वॉज अनहैप्पी। यहां पर हमें प्रेपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्लॉज जो है इसे शी वॉज नो आइडिया, शी हैड नो आइडिया of what, that I was unhappy, तो यहां पर आएगा no preposition। You don't need to add any preposition over here। And now the last question of today, which of the following is not one of the types of adjectives। इनमें से कौन सा adjective का type नहीं है। gradable non gradable adjectives होते हैं, descriptive adjectives होते हैं, लेकिन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नहीं होते। एडजेक्टिव फंक्शन एज अ प्रेडिकेटिवली यूज होता है लेकिन प्रेडिकेटिव कोई एडजेक्टिव नहीं होता, तो यहां पर इसका आंसर है दैट इज प्रेडिकेटिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही और बाकी जल्द ही मिलते हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि कल ही मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थोड़ा तबीयत वगैरह और ठीक हो जाए फिर मैं आप लोगों के साथ जो है और जोश से और उत्साह से पढ़ाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।